नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रीट मामले में किरोड़ी लाल मीणा के नए आरोप। रीट केस में कई बेगुनाहों को फंसाने का आरोप। आरोपी साधुराम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह उन्होंने सवाल पूछा है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि भजन लाल की बहन से पूछताछ क्यों नहीं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही आरएएस मेंस परीक्षा पर भी सवाल उठाए और एक बार फिर से उन्होंने ईडी दफ्तर के बाहर धरने की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो ईडी दफ्तर के बाहर धरना दे सकते हैं, जिसमें रीट मामले की जांच वो सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरएएस मेंस की जो परीक्षा है उसमें वो अभ्यर्थियों के साथ अब खड़े हो गए हैं। उनका यह कहना है कि जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने रीट मामले पर कहा है कि भजन लाल की बहन से पूछताछ क्यों नहीं की गई अभी तक। रीट केस में बेगुनाहों को फंसाने के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। आरोपी साधुराम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह सवाल उन्होंने पूछा है। और मामले मेरे पास है जिनको मैं, अगर आपने आरएस की परीक्षा आगे नहीं खिसकाई तो उनको मैं आगे उजागर करूंगा। भलाई इसी में है कि हजारों अभ्यर्थियों के हित में इस आरएस की परीक्षा को इसलिए आगे खिसका दिया जाए कि ये मिलजुल के सिलेबस बनाया गया है, जिसकी जानकारी सिविल टारगेट के कोचिंग लेने वाले छात्रों को है। इसलिए उस सिलेबस को रिवाइज किया जाए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त पढ़ाई करने का समय दिया जाए। इतना ही आप लोगों के बीच में मेरा निवेदन है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या जानकारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है किरोड़ी लाल मीणा ने? महेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है महेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किरोड़ी लाल मीणा ने की और इसके बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप एक बार फिर से लगाए और एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर वो धरना दे सकते हैं। रीट मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर वो अड़े हुए हैं। साथ ही आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, नहीं तो फिर परीक्षा के बाद खुलासे करूंगा। तो अब इसके क्या मायने हैं ये भी देखना अहम होगा। तो कई नए आरोप एक बार फिर से लगाए हैं किरोड़ी लाल मीणा ने। वहीं डीडवाना गैंगरेप मामले में अपडेट आपको दे दें। मृतका के ससुराल पक्ष की पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई है। पीहर पक्ष के लोग धरने पर बैठे हैं। एसडीएम ऑफिस में वार्ता चल रही है। परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है, लेकिन फिलहाल बातचीत चल रही है और वार्ता का नतीजा क्या निकलेगा यह भी देखना अहम होगा। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है उसके अनुसार आपको बता दें कि डीडवाना गैंगरेप मामले में मृतका के ससुराल पक्ष की पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता हो रही है। पीहर पक्ष के लोग जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम ऑफिस में इस वक्त बातचीत चल रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी, वार्ता चल रही है इस वक्त? देखिए, इस मामले में जो मृतका के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके साथ डीडवाना एसडीएम ऑफिस में पुलिस व प्रशासन की वार्ता चल रही है। दूसरी ओर जो मृतका के पीहर पक्ष के लोग हैं, जिसमें पिता व भाई और अलग अलग संगठनों व राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग डीडवाना एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण में पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती की है और शव को डीडवाना शिफ्ट कर दिया। वहीं ससुराल पक्ष उस दौरान मौजूद था जब शव को एसएमएस जयपुर से डीडवाना लाया गया। उनकी मौजूदगी में
ही मृतका के शव को डीडवाना की मोर्चरी में रखा था। पूरे मामले में अभी वार्ता चल रही है, अभी सहमति नहीं बनी है और जो पुलिस के अधिकारी है, डीडवाना के एडिशनल एसपी, कुचामन एडिशनल एसपी और कुचामन व डीडवाना के एसडीएम, ये चारों अधिकारी परिजनों के साथ वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र, इसमें जो पीहर पक्ष है, पीहर पक्ष के लोग इस वार्ता में नहीं है, तो क्या पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की अलग अलग मांगे हैं? जी बिल्कुल, पीहर पक्ष की तरफ से पिता ने आज ये चेतावनी भी दी थी कि अगर जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इसे लेकर उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा और जो मृतका के भाई और पिता है वो धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अलग अलग संगठनों के लोग धरने पर है। दूसरी ओर जो मृतका के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी वार्ता हो रही है। जो डीडवाना के विधायक है चेतन डूडी, उन्होंने भी वार्ता की, आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और कहा कि पुलिस इसमें निष्पक्ष अनुसंधान कर रही है। परिजनों की मांग पर ही जो जांच है डीडवाना डीएसपी से लेकर नागौर के डीएसपी को दी थी। ये परिजनों की मांग के आधार पर ही जो जांच बदली गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष है उनकी अलग अलग राय है। एक तरफ पीहर पक्ष धरने पर है तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वार्ता चल रही है। दूसरी ओर जो जांच अधिकारी है नागौर के डीएसपी, वो आरोपी सुरेश मेघवाल से पूछताछ कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पूरे प्रकरण में आज का दिन का जो घटनाक्रम है उसमें जो आरएलपी के तीनों विधायक है वो भी आज धरने पर गए। इसके अलावा डीडवाना के विधायक चेतन डूडी ने भी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है जातियों के बीच खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। परिजनों की मांग के अनुसार ही इस मामले में पुलिस आगे जांच अपनी बढ़ा रही है। तो अलग अलग पक्ष और अलग महेंद्र, तो जो वार्ता हो रही है आप नजर बना करके रखिए और वार्ता में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं वो भी देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उसकी बात है कि आज इस निर्भया के साथ जो मामला हुआ उसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को आपसी मतभेद भुला के और इस मंच पे आज उपस्थित होना चाहिए। आज आपने देखा कि कांग्रेस के विशेषकर मैं सबसे पहले पार्टी जी और मेरे क्रांतिकारी भाई पृथ्वी सिंह मेघवंशी के जब अधिकतर जगह जाते हैं विचार से साझा होते हैं, निश्चित रूप से बदलाव की ओर आप लोग बढ़ रहे हो, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं हो पा रहा है। वहीं डीडवाना की निर्भया के मामले में विधायक चेतन डूडी ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बताने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि जो लोग पिछले कुछ टाइम से ये बातें कर रहे हैं कि गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा है या जांच गड़बड़ हो रही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब ये दुराचार हुआ जिसकी जानकारी बाद में मिली, ये दुराचार के साथ मर्डर हुआ इसकी जानकारी बाद में मिली, लेकिन जब से ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एमपीआर कराई गई थी, तब से लेके आखिर तक जब महिला को, पीड़िता को अस्पताल में, एसएमएस में, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अब बात करते हैं कोटा की, जहां पर एक दर्दनाक हादसा आज सुबह सामने आया। चंबल की छोटी पुलिया पर यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर कार नदी में जा गिरी और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इन 9 लोगों में दूल्हा भी था। बता दें कि बारात निकली थी उज्जैन के लिए और इसी दौरान कोटा में छोटी पुलिया पर यह हादसा हुआ। सभी 9 लोग जो उस कार में सवार थे सभी की मौत हो गई। 7 शव कार में मिले, बाकी 2 शव जो हैं वो पानी से निकाले गए। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा ढलान है यहाँ। तो ये तस्वीरें देखिए आज सुबह की है, जब रेस्क्यू
ऑपरेशन चलाया गया। शादी समारोह में ये सभी लोग जा रहे थे। दूल्हा भी इसी कार में सवार था और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से दूल्हे का भाई, छोटा भाई, वो भी इस कार में सवार था। सभी की मौत हो गई। 9 लोग कुल इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। दूल्हा समेत उज्जैन के लिए ये बारात निकली थी। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से ये बारात निकली थी और कोटा के रास्ते उज्जैन जा रही थी। तभी कोटा में नयापुरा छोटी पुलिया के पास ये चंबल नदी में जा गिरी, जिसमें सभी 9 लोगों की, जो इस कार में सवार थे, सभी 9 लोगों की मौत हो गई। चंबल नदी पर पुलिये में जो कार हादसा है उसमें 9 लोगों के शवों को इसी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ ऐसे जो शख्स मौजूद है जिनके यहाँ ये बारात जारी थी, इनसे बातचीत करते हैं। ये कौन लोग थे जो तमाम लोग हादसे का शिकार हो गए थे? साहब, ये चौथ के बरवाड़े से जो बारात आ रही थी वो उज्जैन बारात जा रही थी और 3 लड़कियों की शादी है। मेरे बड़े भाई सुभाष कलोशा के घर बारात जा रही थी और 2 बारात अभी पहुंचना है। और ये जो चौथ के बरवाड़े से बारात जा रही थी, ये छोटी बारात थी और ये भी रिलेटिव की बारात है। मैं लड़की का चाचा हूँ और मैं यहाँ अभी कोटा किसी काम से आया था, तो मुझे खबर लगी मेरे पिताजी द्वारा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं भी यहाँ पे देखने के लिए आया। तो वास्तविकता में ये देखा कि दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। और कोटा नयापुरा जो ब्रिज पे काम चल रहा है। ये कहाँ पे शादी आयोजित होनी थी? कितने बजे? ये भेरूनाला हरिजन बस्ती में उज्जैन में आज शाम को फेरे पड़ने वाले थे और 3 बारातें आने वाली थी। तो 3 बारातें में से ये एक बारात के साथ में जो घटना हुई है वो बरवाड़ा से आ रही थी। इन जो हादसे का शिकार हुए हैं वो तमाम 9 लोग, वो आपके मिलने वाले परिचित रिश्तेदार हैं, उनको जानते हैं? कौन लोग थे ये? वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है। और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। मैं उन 5 को तो नहीं जानता, पर दूल्हा भी हमारा रिलेटिव में ही था। तो कुल मिला के जो शादी की खुशियाँ थी वो गम में तब्दील हो गई और आज जहां उज्जैन में शाम को ही शादी होनी थी, वो बारात कोटा के नयापुरा इलाके में हादसे का शिकार हो गई और जो कार में सवार दूल्हे सहित तमाम जो 9 लोग थे उनकी मौत हो गई। 9 शवों को निकाला जा चुका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें। कुछ लोगों से जानते हैं, क्या आपको क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मिली थी कि चौथ का बरवाड़ा से बारात इंदौर की तरफ जा रही थी, जो उसमें चंबल पुलिया से गिर गई। उसमें 8-9 आदमी की मृत्यु हो गई और हम वाल्मीकि समाज से हैं और सारे जो भी उसमें जिनकी भी मृत्यु हुई है सारे अधिकतर वाल्मीकि समाज से ही हैं। सुनाई में आ रहा है कि एक ड्राइवर जो है वो मोहम्मदन बताया। तो हमारा प्रशासन से और यही मांग है कि भाई जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा मिले और उनको सारी जो मृतक है उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन करे। सुनील नरवाल। तो अब जो जिला प्रशासन से जो मुआवजे की मांग भी उठने लगी है और कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समय पर यदि रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। ये दुखद है, लेकिन अभी जो दुर्घटना है उसके बारे में अभी हमें जैसे पता लगा है तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उनके परिजन आ गए हैं और सीएम रिलीफ फंड से इनको निश्चित जो सहायता दी है वो हम सहायता दिलाएंगे। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई, जिसमें 7 बॉडी कार से रिकवर हुई है और 2 बॉडी पानी में से रिकवर की है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। सर, सभी की शिनाख्त हो गई? सर, अभी सभी की शिनाख्त हो गई है। उनके परिजन भी आ गए हैं जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है और बाकी उनकी राहत संबंधी जो राज्य सरकार की सहायता है और पुलिस के अनुसंधान की प्रक्रिया वो जारी है। रात के टाइम पर मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 बजे करीब रात होगी जब जाकर के वो अचानक जो है वो उस पर गिर गई। वो
वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। वो तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था उसने देखा कि कार जो है, कार का कुछ उल्टी कार का कुछ न कुछ हिस्सा उसको नजर आया, तो उसको शक हुआ। उस पर फिर पुलिस को उसने रिपोर्ट करी। तो पुलिस पहुंच करके पता लगा कि साहब इसमें तो 8 आदमी मर गए। तो 8 आदमियों की लाशें तो सब निकाल दी गई। बड़ा दुखदायी घटना है। कोटा हादसे पर सीएम ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री भजनलाल जाटव को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। कोटा हादसे में प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि एवं एक परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आज सुबह सवेरे ही कोहराम मच गया। जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे से रात 12 बजे के बाद रवाना हुई एक बारात की कार कोटा में चंबल नदी में जा गिरी, जिसमें दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना कस्बे में आग की तरह फैली। ऐसे में शादी के शहनाई बजने वाले घर में अचानक मातम पसर गया। घटना को लेकर कोहराम मच गया। सभी मृतकों का शव परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया जाएगा। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर डांस बार पर पुलिस ने रेड मारी है। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। शहर के कई इलाकों में देर रात तक ये डांस बार चल रहे थे। पुलिस ने 20 से ज्यादा बार बालाओं को हिरासत में लिया। 36 युवकों को भी पुलिस ने दबोचा है और अब उनसे पूछताछ कर रही है। तो चलिए बात करते हैं रीट मामले की, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कई नए आरोप फिर से लगाए। इस वक्त सीधे किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। किरोड़ी लाल जी, अब जिस तरीके से आपने रीट को लेकर के जो अपनी बातें रखी हैं और आपने ये भी कह दिया है कि फिर से ईडी दफ्तर पे धरना दे सकते हैं, पूरी जानकारी पहले आपसे चाहेंगे, क्या है? बिल्कुल, मैंने ईडी को प्रमाण सहित तो तथ्य कुछ दिए हैं। ईडी भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं कुछ अभ्यर्थियों को लेके ईडी के दफ्तर के बाहर धरना दूंगा और डेमोक्रेटिक तरीके से उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। और मैंने अभी जो एसओजी काम कर रही है राजस्थान में जी, उसके प्रमाण मीडिया को दिए हैं, जिसमें एसओजी ने निर्दोष लोगों को फंसाया है, उसके प्रमाण है, दोषियों को बचाया उसके प्रमाण है, और जो एसओजी की टीम काम कर रही है रीट के पेपर के मुलजिमों को पकड़ने में कार्रवाई कर रही है, उन्होंने खुद ने पेपर अपने रिश्तेदारों को पढ़वाए हैं, उनके प्रमाण भी मैंने पेश किए हैं। अब एसओजी बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो कैसे एसओजी से भरोसा किया जा सकता है, जो एसओजी खुद पैसे बटोर रही है निर्दोष आदमियों को दोषी बनाकर, जो दोषियों को बचा रही है, और जो पेपर लीक करने में लिप्त है, उस एसओजी से आशा नहीं की जा सकती
इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह है कि इस जांच को एसओजी से हटाकर सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि अब तक एसओजी ने उस डीपी जारौली को पूछताछ नहीं की या पकड़ा नहीं, जिसने ये कहा था स्पष्ट रूप से। तो किरोड़ी लाल जी आप करेंगे क्या, क्योंकि कहा विधानसभा में भी ये क्लियर कर दिया यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कि सीबीआई जांच नहीं, एसओजी पूरे सही तरीके से जांच कर रही है, एसओजी पे आपको भरोसा करना होगा, ये कहा गया। ये तो प्रारंभ में जब रीट पेपर का मामला मैंने उठाया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि किसी भी स्थिति में रीट का पेपर निरस्त नहीं होगा, लेकिन राजस्थान की जनता 26 लाख अभ्यर्थियों के दबाव के आगे मुख्यमंत्री जी को रीट का पेपर निरस्त करना पड़ा। तो अगर जनता का दबाव पड़ेगा और मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा मजबूत प्रहरी है, इसके जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाएगी, तो मुख्यमंत्री जी को विचार करना ही पड़ेगा प्रकरण सीबीआई को देने का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर खुद पर आंच आ रही है, जो आरोप है उसमें उनको देना चाहिए, वरना एक ही रास्ता बचता है, विधानसभा सदन में लड़े, सदन से बाहर लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पे दबाव बढ़ाएं, वो रास्ता बचता है जो हम करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं भजन लाल की बहन से पूछताछ की जानी चाहिए, तो उसको लेकर के आपके पास अगर आप कुछ विस्तार से बता पाएं खुल करके, ऐसी क्या सारी चीजें, क्योंकि आपने कहा कि एसओजी को तो आपने सौंपा लेकिन उस पर एक्शन हुआ नहीं, तो फिर आप अगर वो जैसा आपने कहा कि मीडिया भी चौथा स्तंभ है, अगर आप कुछ खुल करके वो बता सकें। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया एसओजी ने, वो बेल आउट हो गए। अगर एसओजी मेरा कहना मान जाए कि उन 4 लोगों को जो छूटे, जिनका नाम उजागर करना ठीक नहीं है, मैं गुप्त रूप से बता सकता हूं, उनको आमने सामने बैठा दिया जाए तो पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। आमने सामने एसओजी बैठाएगी नहीं, उसमें कितने पैसे किस किस से लिए गए, किस किस एसओजी की टीम जो जांच कर रही है उसने पेपर पढ़वाया, सब पता लग जाएगा। इसलिए मैंने ये बात भी रखी है, उन 4 लोगों को आमने सामने बैठा के एसओजी पूछे, पर एसओजी पूछेगी नहीं, सीबीआई पूछती है, पूछ सकती है, तो कोर्ट की हमने शरण ले रखी है। माना कोर्ट ने आदेश दिया तो जो मैं सारे आरोप लगा रहा हूं वो सत्य निकलेंगे। नहीं तो ठीक है, वो तो कोर्ट की बात है, लेकिन अगर अभी की स्थिति को देखा जाए तो साफ तौर पे सरकार की तरफ से है कि अभी सीबीआई को हम जांच नहीं सौंपेंगे, तो अब किरोड़ी लाल मीणा क्या करेंगे? मैं नहीं, कुछ होता, पार्टी करेगी। मैं पार्टी हाउस में कर रही है, पार्टी सड़क पे कर रही है, मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। मैं पार्टी को कह रहा हूं कि आक्रामक रूप से चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, सीबीआई जांच के लिए अपन को आंदोलनरत रहना चाहिए। ठीक है, रीट के अलावा अगर आरएएस की बात की जाए तो आरएएस को लेकर के भी अभी आपने कहा कि अगर परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाती है, स्थगित नहीं होती है, तो फिर बाद में खुलासे करूंगा, तो वो किस खुलासे की बात आप कर रहे हैं? हाँ, वो ये खुलासे करूंगा कि आरएएस का जो एग्जाम होता है उसकी अधिसूचना के साथ सिलेबस भी डिक्लेयर हो जाता है जी। वो सिलेबस के अलावा इन्होंने सिलेबस बदल डाला, 50 से 60% सिलेबस बदल दिया। सब्जेक्ट वाइज मैंने मीडिया को ये सामने बात रख दी, और वो बदला है कुछ आरजीएससी के लोगों द्वारा, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के सम्मानीय सदस्य हैं, सलाहकार हैं, उनकी सलाह पर जिनके साथ 16 लोग काम कर रहे हैं, जिनका एक सिविल टारगेट नाम से कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो चला नहीं सकते वो, क्योंकि गांधीयन इंस्टीट्यूट के वो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, लाभ के पद पर काम कर रहे हैं, वो कोचिंग नहीं चला सकते। उस कोचिंग की सलाह पर ऐसा बताया जाता है, जिसके प्रमाण में आगे पेश करूंगा, कि ये 50-60% कोर्स को चेंज किया गया है, सिलेबस को चेंज किया गया है,
अब उनको बच्चों को लिए पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, नहीं देंगे तो इनके कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है किरोड़ी लाल जी, तो आपने इस मुद्दे को इस तरीके से लिया हुआ है कि जांच रीट की सीबीआई करे और आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।